हाँ तो साथियों नमस्कार। आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ा है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अंतर्गत इसका इतिहास, इसके किंगडम या जगत के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं पादप जगत वर्गीकरण। इससे पहले जो भी वीडियो आ चुकी है उनमें हमने अच्छे से जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ा है। तो आप लोग लगातार क्लास लेते रहें और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को देखते रहें। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएंगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण के अंतर्गत पादप जगत वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। पादप जगत वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोगों ने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। तो हेडिंग डाल लीजिए टेरिडोफाइटा। नंबर 3 टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं वे नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत 13,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। 13,000 प्रजातियां इनके अंतर्गत पाई जाती हैं। टेरिडोफाइटा जो शब्द है इसको 1866 ईस्वी में वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। जो टेरिडोफाइटा शब्द है, इस शब्द को 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। तो हम लोगों ने देखा कि नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। सामान्यतः इनमें 13,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो लिख लीजिए 13,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। 13,000 प्रजातियां। टेरिडोफाइटा जो शब्द है 1866 ईस्वी में हेकल ने दिया था। इसमें जो है जड़, तना एवं पत्ती सब पाए जाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? थैलोफाइटा वर्ग में जो है विभाजित नहीं होता था शरीर और पौधा। इसके बाद ब्रायोफाइटा में हमने देखा थोड़ा विभाजित होता था। इसमें हम लोग देखेंगे जड़, तना, पत्ती पाई जाती है एवं जाइलम एवं फ्लोएम, वह जाइलम एवं फ्लोएम भी पाया जाता है। तो लिख लीजिए लक्षण इसके जड़, तना, पत्ती पाई जाती हैं। उसके बाद नंबर 2 जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है और इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। तो लिख लीजिए बीज नहीं पाए जाते हैं। नंबर 3 बीज नहीं पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। बीज नहीं पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा इसमें 13,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकल ने इस शब्द को दिया। उसके बाद जड़, तना, पत्ती सब पाई जाती हैं। जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है
और इसमें जो है बीज नहीं पाए जाते हैं। और इसमें जो नर प्रजनन अंग होता है उसे पुंधानी, नर प्रजनन अंग पुंधानी तथा मादा प्रजनन अंग स्त्रीधानी कहलाता है। तो यहां लिख लीजिए नर प्रजनन अंग पुंधानी एंड मादा प्रजनन अंग स्त्री धानी, मादा प्रजनन अंग स्त्री धानी कहलाता है। तो हम लोगों ने देखा इसका जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंधानी कहलाता है तथा मादा प्रजनन अंग स्त्री धानी कहलाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा टेरिडोफाइटा के लक्षण। तो टेरिडोफाइटा में हमने क्या देखा, जड़ तना पत्ती पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, बीज नहीं पाए जाते हैं। और ये थैलोफाइटा व ब्रायोफाइटा से ज्यादा विकसित होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व तो हेडिंग डाल लीजिए आर्थिक महत्व। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बात करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए आर्थिक महत्व की। आर्थिक महत्व ये हमारे जीवन में किस प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान करता है या इसे हम किस रूप में प्रयोग करते हैं। तो नंबर 1 लिख लीजिए चारा में हेडिंग पहले डालिए आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व। उसके बाद नंबर 1 चारा में टेरिडियम हो गया, ये चारा में काम देता है। पशुओं का चारा जो होता है उसमें काम देता है। तो लिख लीजिए टेरिडियम। टेरिडियम हो गया चारा में। उसके बाद औषधि या दवाइयों में लिख लीजिए लाइकोपोडियम हो गया। औषधि में लाइकोपोडियम नामक जो टेरिडोफाइट्स पादप होता है ये औषधि में काम आता है। उसके बाद व्यापारिक उद्योग में तो ये जो टेरिडोफाइट्स एक होता है इक्विसिटम, ये व्यापारिक उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो ये इक्विसिटम से हम लोग सोना प्रदान करते हैं, सोना प्राप्त करते हैं। तो लिख लीजिए इक्विसिटम। नंबर 3 व्यापारिक उद्योग में तो लिख लीजिए इक्विसिटम जो होता है इससे सोना प्राप्त होता है। तो आप लोगों ने देखा टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व ये है चारा में। तो चारा में जो टेरिडियम नामक टेरिडोफाइट्स होता है ये जो है चारा में, औषधि में जो है लाइकोपोडियम। उसके बाद हमारे ऐसे पौधे भी हैं जिनसे हम व्यापारिक उद्योग में अत्यंत कीमती चीजें प्राप्त करते हैं,
जैसे देख लीजिए आप लोग, देखिए एक्विजिटम नाम का जो पौधा होता है, इससे सोना भी प्राप्त किया जाता है। तो हर एक पौधा किसी न किसी तरह जो है हमारे लिए कीमती है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे पादप जगत का पार्ट 2, फेनरोगैमी। फेनरोगैमी पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद पादप वे होते हैं जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। तो आप लोग देखिए, तो हेडिंग डाल लीजिए नंबर 2। ये जो थैलोफाइटा, टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये पादप जो है क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत आते हैं। क्रिप्टोगैमी अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आते हैं, इनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। और ये जो आ गया नंबर 2, नंबर 2 ये हो गया फेनरोगैमी। फेनरोगैमी, फेनरोगैमी लिख लीजिए। पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद पादप। तो पुष्पोद्भिद पादप के दो भाग होते हैं। नंबर 1 अनावृत बीजी क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी अनावृत बीजी, सॉरी क्रिप्टोगैमी नहीं, क्रिप्टोगैमी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसके दो भाग होते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये हो गया अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। और दूसरा हो गया एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इसे हिंदी में आवृत बीजी कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। तो आवृत बीजी पादप और ये अनावृत बीजी पादप। तो अनावृत बीजी और आवृत बीजी क्या होते हैं? तो अनावृत बीजी वो हो गया जिसके ऊपर, जिसके बीज के ऊपर कोई खोल नहीं पाया जाता है, बीज नग्न रहता है। इसमें लिख लीजिए बीज नग्न रहता है। तो बीज नग्न रहता है, बीज के ऊपर कोई खोल नहीं पाया जाता। और आवृत बीजी, बीज पर आवरण होता है, तो इसे आवृत बीजी कहते हैं। फल, इसमें फल जो है बंद होता है और इसमें फल खुला होता है, तो इसीलिए इसे आवृत बीजी कहते हैं। इसमें बीज बंद रहता है, बीज बंद रहता, इसमें लिख लीजिए बीज बंद रहता है। इसके बीज के ऊपर आवरण होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसका पहला पार्ट अनावृत बीजी। तो यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1। हेडिंग ये पड़ी हुई है नंबर 1 जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी। तो आप लोगों ने पढ़ लिया, इसका एक मुख्य लक्षण हमने अभी बता दिया है। इसका जो बीज होता है वो नग्न होता है, फल बंद नहीं होता है और अंडाशय नहीं होता है। इसमें अंडाशय ओवरी नहीं होती है। तो लिख लीजिए यहाँ पे नंबर 1 बीज नग्न, बीज नग्न, बीज नग्न होता है। नंबर 2 फल बंद नहीं होता, बंद नहीं होता है। अंडाशय नहीं होता है, अंडाशय नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा
कि इनमें से कौन सा ऐसा पादप होते हैं, कौन से ऐसे पादप होते हैं जिनमें अंडाशय नहीं होता, ओवरी ही नहीं होती है, अंडाशय नहीं होता है। तो ये हमारे जिम्नोस्पर्म हो गए जिनमें अंडाशय नहीं होता है। उसके बाद इसकी 900 प्रजातियां होती हैं, 900 प्रजातियां ही होती हैं, 900 प्रजातियां ही होती हैं। सबसे छोटा पादप वर्गीकरण का ये जिम्नोस्पर्म होता है, सबसे छोटा, जिसमें 900 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध के ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध के ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, वहां पर ये विकास करते हैं। इसमें जड़ तना पत्ती पाई जाती है, लिख लीजिए, जड़ तना पत्ती पाई जाती है, पाई जाती है। और इसमें जो जड़ होती है, लिखते रहे आप लोग, जड़ मूसला जड़ होती है। इसकी जो जड़ होती है मूसला जड़, इसकी मूसला जड़ होती है, मूसला जड़ होती है जड़। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया। इसके बाद इधर देखते हैं, परागण वायु द्वारा होता है। इसमें जो परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, वो वायु द्वारा होता है, वायु द्वारा। परागण भी कई प्रकार का होता है, अगली वीडियो में हम बताएंगे, अभी कुछ वीडियो के बाद हम बताएंगे परागण किस किस तरह से होता है। तो परागण इसमें वायु द्वारा होता है, और इनमें जाइलम फ्लोएम भी पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जाइलम एवं फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम पाया जाता है, उपस्थित, जाइलम फ्लोएम उपस्थित होता है। उसके बाद इसमें बहुभ्रूणीय अवस्था होती है, इसमें भ्रूण कई होते हैं, तो लिख लीजिए बहुभ्रूणीय अवस्था, बहुभ्रूणीय अवस्था होती है, बहुभ्रूणीय अवस्था होती है। और इसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, तो लिख लीजिए पुष्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो इतना आप लोगों ने देखा। इसमें बीज नग्न होता है, फल बंद नहीं होता, अंडाशय नहीं पाई होता है, 900 प्रजातियां ही पाई जाती हैं, जड़ तना एवं पत्ती पाई जाती है, और जड़ मूसला जड़ पाई जाती है। परागण वायु द्वारा होता है, इसमें जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित होता है, इसमें बहुभ्रूणीय अवस्था होती है। तो आप लोग लिखिए, इसके बाद ये लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आर्थिक महत्व, तो आप लोग ये देख लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद फिर देखते हैं आर्थिक महत्व, इसके क्या आर्थिक महत्व हैं, जिम्नोस्पर्म के क्या आर्थिक महत्व हैं, तो आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो हेडिंग डालिए आर्थिक महत्व, जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व भोज्य पदार्थों में, आर्थिक महत्व नंबर 1, भोज्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में जैमिया हो गया, जैमिया से हम मंड प्राप्त करते हैं। साइकस हो गया, साइकस से सागो प्राप्त करते हैं। चिलगूजा हो गया, चिलगोजा, इसका भ्रूण या भ्रूण पोष खाते हैं, या साइकस के बीजों को भून कर खाया जाता है।
तो इसमें लिख लीजिए भोज्य पदार्थों में जैसे पेड़ हो गए जैमिया, 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 साइकस, साइकस। उसके बाद लिख लीजिए चिलगोजा, चिलगोजा आदि। ये सब भोज्य पदार्थों में काम आते हैं। नंबर 2 लिख लीजिए सजावटी पौधे, सजावट में, सजावट में, सजावट में। तो लिख लीजिए सजावट में साइकस हो गया, पाइनस हो गया, जिंगो हो गया, साइकस, साइकस, पाइनस, पाइनस, जिंगो। साइकस हो गया, पाइनस हो गया, जिंगो हो गया। ये सब हमारे जो है सजावटी पौधे होते हैं। एक और लिख लीजिए एबीस हो गया, टेक्सास हो गया, एबीस, टेक्सास। ये सब सजावटी पौधे हैं। और नंबर 3 हेडिंग है, नंबर 3 डाल लीजिए। इसका जो आर्थिक महत्व है लकड़ी में, लकड़ी, लकड़ी में भी ये काम आते हैं। लकड़ी, इनसे लकड़ी पाइन तथा यू पेड़, पाइन एंड यू पेड़ जो होते हैं ये सजावट में काम आते हैं। उसके बाद फर्नीचर, 4 नंबर फर्नीचर, फर्नीचर में भी देवदार, चीड़ इत्यादि, देवदार, चीड़ इत्यादि से। ये सब हमारे आर्थिक महत्व में आ गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो दूसरा वर्ग है एंजियोस्पर्म। तो आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। इसके बाद एंजियोस्पर्म हम लोग पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। तो आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म देखा है। स्पर्म बीज जो है बीजों का आवरण नहीं होता, बीजों के ऊपर आवरण नहीं होता। उसके बाद नंबर 2 यहाँ डाल लीजिए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है। आवृत बीजी जिन पौधों के बीजों पर आवरण होता है उन्हें आवृत बीजी एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो सर्वप्रथम इसका उदाहरण आप लोगों को ज्ञात, इसका एक मुख्य लक्षण ज्ञात हो गया होगा। इसका मुख्य लक्षण आप लोगों को ज्ञात हो गया कि बीज बंद होते हैं, बीजों पर आवरण होता है। तो लिख लीजिए बीज बंद, बीज बंद होते हैं, होते हैं। उसके बाद बीज बंद होते हैं, नग्न नहीं होते, ये सब लिख लो। और फल भी बंद होते हैं, फल, फल बंद होते हैं, फल बंद होते हैं। इनमें बीज पत्र पाए जाते हैं। बीज, बीज पत्र का मतलब ये हुआ जैसे कि बीज के जो खंड हैं वो 2 भागों में विभाजित हो जाए, अलग अलग 2 पत्रों में विभाजित हो जाए, बीज पत्र पाए जाते हैं। तो इसको लिख लीजिए बीज पत्र उपस्थित, बीज पत्र उपस्थित होते हैं, बीज पत्र उपस्थित। इसकी 2,50,000 प्रजातियां पाई जाती हैं इसकी। तो लिख लीजिए 2,50,000 प्रजातियां, 2,50,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। संवहन ऊतक पाए जाते हैं, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ये स्वपोषी, परजीवी, सहजीवी एवं मृतोपजीवी भी होते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए सहजीवी,
सहजीवी, व्रतोपजीवी, मृतोपजीवी, परजीवी एवं स्वपोषी। स्वपोषी होते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, ये सजीवी, मृतोपजीवी, परजीवी एवं स्वपोषी होते हैं। और इनमें जो स्त्री जननांग, स्त्री केसर और पुरुष जननांग पू कैंसर होता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए यहाँ पे, पू कैंसर, पुंग केसर एवं स्त्री केसर, स्त्री केसर होता है, ठीक। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने पढ़ा है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो होते हैं बंद होते हैं, इसके बीज बंद होते हैं, फल बंद होते हैं, बीज पत्र उपस्थित होते हैं, 2,50,000 प्रजातियां हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, सहजीवी, मृतोपजीवी, परजीवी एवं स्वपोषी होते हैं और इनमें पू कैंसर व स्त्री कैंसर होता है। तो आगे देखेंगे आवृत बीजी पादप वर्गीकरण। आवृत बीजी कितने प्रकार के होते हैं? तो आवृत बीजी पौधे जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। इनको बीज पत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो देख लीजिए, लिख लीजिए, आवृत बीजी पादप को, आवृत बीजी पादप को इनके बीज पत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो आवृत बीजी पादप को इनके बीज पत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि एक बीजपत्री या दूसरा 2 बीजपत्री। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एक बीजपत्री। तो नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए, एक बीजपत्री। हम एक बीजपत्री पादपों के बारे में पढ़ाएंगे, इसके क्या लक्षण होते हैं। तो इनमें भ्रूण में, इसका जो भ्रूण होता है, इसका आवृत बीजी पादपों का, इसके भ्रूण में एक बीज पत्र पाया जाता है। तो लिख लीजिए, इसके भ्रूण में एक बीज पत्र पाया जाता है, एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्र होता है। तो इसके भ्रूण में एक बीज पत्र होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, तो लिख लीजिए, आप लोग लिखते रहें व समझते रहें। घास हो गई, घास, गन्ना, घास, गन्ना, बांस, केला, लिली, बांस, केला, लिली हो गई, लिली, प्याज, प्याज एवं आर्किड, आर्किड। हाँ, तो आप लोगों ने देखा इसके एग्जाम्पल, बांस, गन्ना, घास, घास, गन्ना, बांस, केला, लिली, प्याज और आर्किड, ये सब एक बीजपत्री पादप के अंतर्गत आते हैं और इनमें जड़ विकसित नहीं होती है। तो आप लोग ये लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको थोड़ा साफ करके ऊपर से लिखते हैं। तो लिख लिया, उसके बाद देखते हैं इसके लक्षण। इनके लक्षणों के बारे में देखेंगे, कैसे आप जान पाएंगे कि ये एक बीजपत्री पौधे हैं। एक बीजपत्री को मोनोकाटिलिडॉन कहते हैं, इसको इंग्लिश में मोनोकाटिलिडॉन कहते हैं। तो लक्षण लिख लीजिए इसके, जड़ विकसित नहीं होती, इसकी जो जड़ होती है वो विकसित नहीं होती है, विकसित नहीं होती, जड़ विकसित नहीं होती
और नंबर 2, संवहन ऊतक बिखरे व बंद होते हैं। तो यहां लिख लीजिए, संवहन ऊतक बिखरे व बंद होते हैं, बिखरे व बंद होते हैं, बंद। उसके बाद द्वितीयक वृद्धि इसमें नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती इसमें। द्वितीयक वृद्धि, जो एक बीजपत्री हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। उसके बाद कैम्बियम, कैम्बियम एब्सेंट होता है, कैम्बियम, कैम्बियम, कैम्बियम अनुपस्थित होता है, कैम्बियम अनुपस्थित होता है। तो आप लोग ये देख लीजिए, इनमें जड़ विकसित नहीं होती, संवहन ऊतक बिखरे व बंद होते हैं, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, कैम्बियम अनुपस्थित होता है। ये रहे हमारे मोनोकॉटिलिडन, एक बीजपत्री। उसके बाद हम देखेंगे द्विबीजपत्री। तो आप लोगों ने, आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा समझा। इसके बाद हम लोग देखते हैं द्विबीजपत्री और उसके बाद इसके महत्व, आर्थिक महत्व। तो बी नंबर हेडिंग डाल लीजिए, द्विबीजपत्री, 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 द्विबीजपत्री इसको कहते हैं डाइकोटिलीडॉन्स। तो इसमें भ्रूण जो होता है, इसका जो भ्रूण, भ्रूण में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, 2 बीजपत्र होते हैं, 2 बीजपत्र होते हैं। उसके बाद एग्जाम, इसके लक्षण देख लीजिए, लक्षण जल। हाँ तो साथियों, इसमें जो है जड़ जो होती है मूलांकुर से होती है, तो लिख लीजिए जड़ मूलांकुर से, जड़ मूलांकुर से निकलती है, मूलांकुर से निकलती है, मूलांकुर से निकलती है। उसके बाद द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है और कैम्बियम उपस्थित होता है, कैम्बियम उपस्थित, कैम्बियम उपस्थित, कैम्बियम उपस्थित। तो इसके जो है एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल दाल, मूंगफली, मूंगफली, बरसीम, सरसों आदि। तो आप लोग, दाल हो गई, दाल जितनी भी होती है इनमें द्विबीजपत्र पाए जाते हैं। मूंगफली आप जैसे तोड़ोगे तो उसमें द्विबीजपत्र, और बरसीम हो गया, सरसों हो गया, या उगने पर आप कभी कभी देखते हैं सबसे पहले इनमें 2 पत्तियां ही निकलती हैं छोटी छोटी। तो जो इसका बीज होता है वो 2 भागों में ऐसे बट जाता है और नीचे जड़ हो जाती है। तो ये जो जिसकी जड़ होती है वो मूलांकुर से हो जाती है और वो 2 बीजपत्र पत्तियों के रूप में ऐसे परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही 2 बीजपत्र हो गए। आप लोग इसका प्रयोग करिएगा, देख लीजिएगा। हमेशा मूंगफली खाते होंगे आप लोग, तो मूंगफली देखिएगा तोड़ के, उसमें तो 2 ऐसे निकलेंगे। वैसे आप लोग जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। इसके आर्थिक महत्व देख लेते हैं हम लोग, इसके आर्थिक महत्व। तो हेडिंग डाल लीजिए आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, एंजियोस्पर्म के आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व मुख्य रूप से जो है खाने में, भोजन, भोजन रेशे, भोजन रेशे, उसके बाद मसाले, औषधि, औषधि, साबुन, साबुन यहाँ लिख लेते हैं, साबुन, इत्र, इत्र आदि।
तो इसका उपयोग जो है भोजन जैसे मसाले, साबुन, इत्र आदि में किया जाता है। तो साथियों, हम लोगों ने पढ़ा पादप जगत वर्गीकरण। तो आज से हमारा ये टॉपिक पादप जगत वर्गीकरण समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में अच्छे से आया होगा, हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग इसी तरह जो है हमारा संपूर्ण सहयोग करते रहें व अच्छी शिक्षा प्रदान करते रहें। हम लोग अच्छी शिक्षा देने का भरसक प्रयास करते रहेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जंतु जगत के वर्गीकरण के साथ। तो साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व कमेंट करें। धन्यवाद।